अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपने इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समरूप विद्युत क्षेत्र में जब एक द्विध्रुव को रख दिया जाए तो उसके ऊपर कितना बल लगता है या फिर उसके ऊपर कितना बलागुण लगता है, तो ये इसका व्यंजक अपन ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समरूप विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं। समानांतर विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो सबसे पहले अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये मान लो जैसे आपके ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? पैरेलल लाइंस, समानांतर विद्युत बल रेखाएं खींच लेते हैं। ये लो, तो ये आपके एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो वही कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए पर क्या लेंगे अपन? प्लस स्मॉल क्यू चार्ज, और एक लेते हैं बी पॉइंट जहां पर क्या होगा? माइनस स्मॉल क्यू चार्ज। ठीक है, दोनों को मिलाने वाली लाइन, इसका एक्सिस, इसका ये आपके कितनी डिस्टेंस है? 2a ले लो, d ले लो, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपके कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी इन विच a पॉइंट हैव प्लस स्मॉल q चार्ज एंड b पॉइंट हैव माइनस स्मॉल q चार्ज एट स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो ये आपके बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, यानी कि माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके a सिरे पर प्लस स्मॉल q आवेश तथा b सिरे पर माइनस स्मॉल q आवेश अल्प दूरी 2a पर उपस्थित है। तो जब भी अपन एक द्विध्रुव लेते हैं तो सबसे पहले उसका क्या लिखा जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आप क्या बोलोगे? सर इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था धनात्मक आवेश तथा इनके मध्य की दूरी के गुणनफल, पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम का प्रोडक्ट Q into 2a। अपन इसकी डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। वैसे यदि आप डायरेक्शन बताना चाहो तो बता सकते हो। डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है, यहां पर अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी थीटा एंगल पे रखा है। थीटा एंगल पे ही रखना चाहिए। थीटा एंगल की कंडीशन लेके अपन इसके क्या करेंगे? फोर्स और टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं अब आगे। तो ये हो गया अपनी इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अपन जानते हैं कि जब कोई एक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर क्या लगता है? एक उसके ऊपर फोर्स लगते हैं। कैसे देखते हैं? जैसे ये प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है तो प्लस स्मॉल क्यू चार्ज पे आपके फोर्स लगेगा। तो ये आपके क्या हो गया? इसका प्लस स्मॉल क्यू चार्ज पे फोर्स कितना होगा? Q इंटू कैपिटल ई वेक्टर। ऐसे कैसे माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा तो F माइनस क्यू वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। बोलो हुआ नहीं हुआ? तो फोर्स लग रहा है। तो अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट फोर्स कितना लगता है। तो नेट फोर्स देखेंगे, देन तो अपन बोलेंगे नेट फोर्स ऑन डायपोल, नेट फोर्स ऑन डायपोल। डायपोल पे कुल विद्युत बल, तो कुल विद्युत बल नेट फोर्स निकालेंगे, कुल बल निकालेंगे तो क्या करेंगे? सर प्लस स्मॉल क्यू आवेश पे लगने वाला बल और माइनस स्मॉल क्यू आवेश पे लगने वाला बल जोड़ लो। ठीक है, दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज पे Q इंटू ई वेक्टर, नेगेटिव चार्ज पे माइनस का Q इंटू ई वेक्टर, टोटल फोर्स कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समरूप विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर कुल बल कितना लगता है? 0, क्योंकि दोनों चार्जेस पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगते हैं। तो अपन यहाँ पे थ्योरी में लिखेंगे both forces are equal in magnitude and opposite in direction, then cancel out to each other। दोनों बल परिमाण में समान तथा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई अपने फोर्सेस की। परंतु अब यहाँ पे एक बात आती है क्या कि ये जो दोनों फोर्सेस है ना, इनके एक्टिंग पॉइंट अलग अलग है। यानी आपने देखा कि इस द्विध्रुव में दोनों आवेश अलग अलग बिंदुओं पर है और इन पे लगने वाले बल आपके समान है, परंतु अलग अलग बिंदु पे होने के कारण ये किसकी जैसे बिहेव करते हैं? ये बल युग्म की तरह आपके वर्क करते हैं। पेयर ऑफ फोर्सेस, बोथ फोर्सेस आर वर्क एज पेयर ऑफ फोर्सेस। जब पेयर ऑफ फोर्सेस लगता है, ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पे, तो वो क्या होता है? आपके डायपोल रोटेट करने लग जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है। तो पेयर ऑफ फोर्सेस के कारण ये क्या होगा? ये रोटेशन करने लग जाएगा, एक टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए अपन डायग्राम में क्या करेंगे? ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इधर एम पॉइंट मिलाएंगे
ये एंगल 90, ये अपन जानते हैं ये थीटा एंगल बना के है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। तो मैंने कहा बोथ फोर्सेज F plus Q vector and F minus Q vector are pair of force। ठीक है, ये क्या है? बल युग्म है, बल युग्म। ठीक है, ये बल युग्म की भांति व्यवहार कर रहे हैं, पेयर ऑफ फोर्सेज हैं, तो पेयर ऑफ फोर्सेज है तो यहां पे क्या लगेगा? देन ए टॉर्क एग्जिस्ट। ठीक है, एक बलागुण लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? एक बलागुण लगेगा। और बलागुण कैसे निकालते हैं? तो अब अपन देखेंगे इस पे बलागुण। तो बलागुण का फॉर्मूला होता है आपके टॉर्क, बलागुण का फॉर्मूला होता है बल। ठीक है, कोई भी बल ले लो, अपन तो हम प्लस का लेंगे। ठीक है, बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी, डी परपेंडिकुलर यानी लंबवत दूरी, ये कहलाता है आपके बलागुण। तो बलागुण अपन ज्ञात करते हैं, तो सर बल कितना है? Q इंटू ई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? यानी एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, तो देखा जाए तो ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? AM। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर क्या जाएगा सर? AM। अब AM की वैल्यू निकालें तो वही आपके ट्रायंगल ABM, और ट्रायंगल ABM में बच्चों साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा आपके AM अपॉन AB। आपको ये साइड चाहिए, तो ये साइड क्या है? थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस पता है अपन को, कर्ण पता है 2a, तो आपके साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? आपके हो गया AM अपॉन 2a डिस्टेंस मानिए ना, तो AM इक्वल टू क्या होगा आपके? 2a साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके बलागुण कितना लगेगा? Q इंटू ई 2a साइन थीटा। अब 2a को आगे ले आते हैं तो 2QAE साइन थीटा। अब अपन क्या करेंगे? बाय इक्वेशन 1। अब समीकरण 1 से आप देखो क्या कि Q इंटू 2a किसके बराबर है? P के। तो आपके बलागुण कितना होगा? PE साइन थीटा। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यदि अपन इसको ले वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में आप जानते हैं कि साइन थीटा कब आता है? जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो आपके टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो जब कोई एक द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पे कुल बल कितना लगता है? 0। कुल बल कितना लगेगा? 0। परंतु दोनों बल युग्म पेयर ऑफ फोर्सेस के भांति व्यवहार करते हैं, तो इस कारण उस पे क्या लगता है? एक टॉर्क लगता है, एक बलागुण लगता है। और बलागुण अपन इस प्रकार निकाल सकते हैं। बलागुण की वैल्यू कितनी होती है? टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में बोला जाए तो टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। बच्चों इसको टॉ, अभी अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल पे लगने वाला टॉर्क फाइंड आउट किया था, जो कितना था? पीई साइन थीटा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण अपन इसकी क्या फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, दिशा पता करेंगे कि इसकी दिशा कैसे लेते हैं। तो अब आपके नोट नंबर 1 है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, बलागुण की दिशा। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, दिशा ज्ञात करने के लिए अपन राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम काम में लेते हैं। तो जैसे अपन यहां पे देखना चाहें इस डायग्राम में, सर यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि सॉरी, यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में। तो आपने ये लगा लिया, ये आपके पी वेक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? विद्युत क्षेत्र किस दिशा में? इस दिशा में। तो आपने ये कर लिया, ये लो। अब टॉ इक्वल टू क्या होता है? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो सबसे पहले पी, फिर बाद में ई। तो इसका मतलब ये होता है दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम मैंने वेक्टर वाले चैप्टर में पूरा पढ़ाया था, वहां पे आप देख सकते हैं। तो यहां पे भी आप समझिए क्या कि जब आप दक्षिण हस्त, दाएं हाथ, ठीक है, राइट हैंड, आप राइट हैंड में जो फिंगर्स हो उनको कर्ल कर लो, उनको मोड़ लो। किस दिशा में? P से E की दिशा में। P से E की दिशा में, जो पहले है उससे दूसरे की दिशा में, P से E की दिशा में। तो जो थंब होगा, अंगुष्ठ होगा, ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा? ये उनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर मिलता है उसकी डायरेक्शन बताता है, यानी टॉ की डायरेक्शन बताएगा। कैसे?
तो सर P से E की तरफ मोड़ना है, P से E की तरफ, देखो P से स्टार्ट हो रहा है, E की तरफ जा रहा है, तो ऐसे मोड़ो अंगुलियों। तो राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि जब अपन फिंगर्स को P से E की तरफ मोड़ेंगे तो थंब किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर सरफेस इनवर्ड, तो थंब अंदर की तरफ है, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो यहां पर अंदर की तरफ आ रही है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। तो क्रॉस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस इनवर्ड, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड, तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर। अब यही डायरेक्शन आप मान लो ऐसे पूछ ले कि आपके ये है P वेक्टर और ये है E वेक्टर, अब इसकी डायरेक्शन बताओ। तो वही राइट हैंड थंब रूल, दक्षिणस्थ का अंगुष्ठ नियम क्या बोलता है, P से E की तरफ अंगुलियों को मोड़ लो, दाएं हाथ की अंगुलियों को P से E की तरफ मोड़ो, तो थंब किधर आ रहा है, बाहर, तो आपके इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये तल के लंबवत बाहर की ओर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। तो ये होता है आपके परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड, ठीक है, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, बलागुण की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके कुछ स्पेशल नोट आते हैं, तो जो अपन देखते हैं आपके नोट नंबर 2, वो आपके कहलाती है स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस यानी टॉर्क के अंदर आपने देखा, जब भी किसी फिजिक्स के अंदर किसी फॉर्मूले में कोस थीटा और साइन थीटा आ जाता है, तो वहां पर अपन थीटा की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करके स्पेशल केसेस काम में लेते हैं। तो देखते हैं आपके स्पेशल केसेस क्या होगा, सभी ध्यान दे। अब आ रहा है अपने नोट नंबर 2, इट इज स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केसेस में नंबर 1 होता है आपके इफ थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, जब P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव गुण और विद्युत क्षेत्र E वेक्टर दोनों क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो आपकी थीटा एंगल 0। तो बच्चों टॉर्क कितना लगेगा, PE साइन 0 और साइन 0 0, बलागुण कितना होता है 0, यानी कि कोई बलागुण कोई टॉर्क नहीं लगेगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, न कोई टॉर्क लग रहा। तो ये आपके क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है, यानी कि संतुलना अवस्था कहलाती है। जब कोई बलागुण नहीं लगता है तो आपके द्विध्रुव किस में होता है, संतुलन अवस्था में होता है। और साथ के साथ मैं एक और चीज बता दूं, आपके किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी आती है माइनस का PE cos थीटा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे तो cos 0 1, तो ये वैल्यू आ गई PE, यानी इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, न्यूनतम। तो जब किसी पार्टिकल की एनर्जी न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है, तो वह कंडीशन कहलाती है आपके स्थायी, यानी वो स्टेबल होता है। वो क्या होता है, वो पार्टिकल स्टेबल होता है। अरे जिसके पास एनर्जी कम होती है वो न्यूट्रल तरीके से एक तरफ पड़ा रहता है, और जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है वो क्या होता है, वो इधर उधर उछलता रहता है। तो आपको पता लगा क्या कि थीटा इक्वल टू 0 कंडीशन का मतलब क्या कहलाता है, स्थायी संतुलना अवस्था, ठीक है। ये स्थायी संतुलना अवस्था कहलाती है। इसी प्रकार अपन निकालते हैं आपके केस नंबर 2। अब कितना, इफ थीटा इक्वल टू 90 का मतलब परपेंडिकुलर कैसे, मान लो इधर P है और E इसके ऐसे परपेंडिकुलर हो गया। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो बच्चों टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क होगा आपके मैक्सिमम कितना, PE साइन 90 और साइन 91, तो PE दैट इज मैक्सिमम, यानी वो घूमेगा, उस पे बलागुण लगेगा तो वो घूमेगा, वो रोटेशन करेगा, वो मूव करेगा तो ये क्या है, असंतुलना अवस्था। तो ये असंतुलना अवस्था कहलाती है। और असंतुलना अवस्था कभी भी स्थायी और अस्थायी नहीं होती है, ये हमेशा अस्थायी होती है। तो आपके थीटा इक्वल टू जब 90 आएगा तो आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी 0 आने वाली है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, असंतुलना अवस्था।
इसको बोलते हैं अनइक्विलिब्रियम, अनइक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इसी प्रकार अपन और देखते हैं आपके। अब आता है आपके केस नंबर 3, इफ थीटा इक्वल टू कितना हो 180। अब थीटा 180 हो जाए, 180 का मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी पैरेलल यानी विपरीत हो गए, ऐसे है ना, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, PE sin 180, sin 180 0, तो टॉर्क 0, तो फिर से क्या आ गई, संतुलना अवस्था, वही आपके इक्विलिब्रियम। अब निकालते हैं यू क्या होगा, माइनस का PE cos 180, cos 180 -1, तो PE, तो इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यह अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है। और जब अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है, ज्यादा ऊर्जा होती है, तो वो आपके क्या कहलाता है, अस्थायी कण कहलाता है। तो आपने देखा कि थीटा इक्वल टू 180 होगा, तो इसका मतलब ये क्या कहलाती है, ये आपके अस्थायी संतुलना अवस्था होती है। क्या होती है, अस्थायी संतुलना अवस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपको पूछता है कि डाइपोल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, जब थीटा इक्वल टू 0 हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। अनइक्विलिब्रियम में कब होता है, जब थीटा 90 हो, यानी P और E एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और पार्टिकल कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपके थीटा इक्वल टू 180 पे होने पर होता है। अब सर ये संतुलन यानी कि संतुलनावस्था स्थायी अस्थायी कैसे होती है, तो इसको अपन विभव रूप से समझ सकते हैं। कैसे, सभी ध्यान देना, जैसे मान लो आपकी ये कंडीशन है, ठीक है, यदि कोई पार्टिकल यहां पर होगा, ठीक है, जैसे मान लो आपके स्फेरिकल पार्टिकल है, गोलाकार पार्टिकल है, उसको यदि अपने यहाँ पे छोड़ेंगे तो वो 100% क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो ये कहलाती है आपके ऐसे पोटेंशियल एनर्जी के साथ ग्राफ बनता है ये। तो जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो यहाँ पे अपने पार्टिकल को रखा, तो रखेंगे तो ये 100% मूव करेगा, तो ये कहलाती है असंतुलनावस्था। यहाँ पर कण की क्या आती है, असंतुलनावस्था आती है, ये सारी असंतुलनावस्था कहलाती है। अब देखते हैं, यदि कोई कण यहां पर हो, ए पर तो असंतुलन हो गया, अब बी पर देखें, यहां पर है कोई कण, तो यहां पर रखा हुआ कण स्थिर रहेगा। यदि आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो फिर से ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश करेगा, फिर से अपने इनिशियल कंडीशन में आएगा, तो यह आपके स्थायी संतुलनावस्था कहलाती है। और यदि किसी कण को यहाँ पे ऊपर रख दिया जाए, तो यदि अपन इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा। यदि इस सिस्टम को अपन नहीं हिलाएं, न इसको मूव करवाएंगे, तो आपके ये स्थिर अवस्था में यहीं पे रहेगा, यानी संतुलन में तो रहेगा, परंतु थोड़ा सा हिलाते ही ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है ना, ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, तो 100% ये क्या कहलाएगा, अस्थायी संतुलनावस्था। तो जो पीक्स के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनमें आपके अस्थायी संतुलनावस्था होती है, और जो आपके वैली के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, यानी जो नीचे की तरफ जो पॉइंट होते हैं वो आपके किस में होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्थायी संतुलनावस्था में। और जो आपके बीच में कोई पॉइंट होता है तो वो क्या कहलाता है, आपके अनइक्विलिब्रियम असंतुलनावस्था में कहलाता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट नोट है आपके टॉर्क के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ टॉर्क, यानी बलागुण का मात्रक और विमा कितनी होगी। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, बलागुण का फॉर्मूला क्या था, बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी, क्या, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, कैपिटल एन, ठीक है, और डिस्टेंस क्या होती है, मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। ये आपके बलागुण का मात्रक होता है। विमा निकाले, तो विमा निकालने के लिए आपको बल की विमा चाहिए, मैंने कहा था बल की विमा याद होनी चाहिए, m1 l1 t-2, और डिस्टेंस की क्या होती है, l1, तो किसके बराबर होगी, m1 l2 t-2। यदि आपको याद हो, न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू मीटर यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये आपके जूल कहलाता है। क्या कहलाता है, जूल। तो आपके बलागुण का जो मात्रक होता है वो कार्य के बराबर होता है, इसकी डायमेंशन भी वर्क के इक्वल आती है। अब देखेंगे अपन नोट नंबर 4, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, क्या, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र में
आपने देखा कि समरूप विद्युत क्षेत्र में जो आपके पार्टिकल होता है उस पे नेट फोर्स कितना लगता है, जीरो। नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। जब कोई फोर्स नहीं लगा तो इसका मतलब ये होता है नो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। यानी जब किसी कण पे कोई बल नहीं लगता है तो वह कोई स्थानांतरित गति नहीं करता है, स्थानांतरित गति नहीं होगी, यानी कण एक जगह ही रहेगा, आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। बट आपने देखा, लेकिन क्या कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि वो थीटा एंगल पे होता है तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क लगता है कितना, पीई साइन थीटा। तो टॉर्क लगने का मतलब क्या हुआ, वो आपकी क्या करेगा, रोटेट, ठीक है। रोटेट या फिर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन यानी वो घूमेगा, यानी वो घूर्णन गति करेगा। जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पे नेट फोर्स कितना लगता है, जीरो। और नेट फोर्स जीरो लगने का मतलब वो कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, वह स्थानांतरित गति नहीं करेगा, वह एक जगह दूसरी जगह नहीं जाएगा। परंतु उस पे क्या लगता है, बलागुण लगता है, उस पे टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगने के कारण वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट का मतलब वो आपके घूर्णन गति करेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके डाइपोल का मोशन कैसा होता है, तो कैसा होता है, रोटेशनल मोशन होता है। इसी प्रकार अब आगे अपन नोट नंबर 5 देखते हैं, जो अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और टॉर्क का भी लास्ट टॉपिक है। क्या, नोट नंबर 5 कि इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि असमरूप विद्युत क्षेत्र हो, मैं बात कर रहा हूं असमरूप विद्युत क्षेत्र हो, तब क्या होगा। तो सबसे पहले सर ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग है, तो यानी 100% बल अलग लगेंगे, तो इसका मतलब नेट फोर्स लगेगा नॉट इक्वल टू जीरो। तो कौन सा मोशन होगा, वही आपके ट्रांसलेटरी मोशन होगा, यानी स्थानांतरित गति होगी, ठीक है, स्थानांतरित गति होगी। तो जब आपके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो टॉर्क लगता, वो सॉरी फोर्स लगता है, जिसके कारण स्थानांतरित गति होगी, और टॉर्क भी लगेगा पी साइन थीटा, तो टॉर्क भी लगेगा, तो यानी साथ ही साथ वो क्या करेगा, घूर्णन गति भी करेगा। तो ध्यान रखना, जब कोई डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, असमरूप विद्युत क्षेत्र में हो, तो उसमें उस पर बल और बलागुण दोनों लगते हैं, और वह स्थानांतरित व घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन दोनों करता है, ठीक है। क्या करेगा, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन दोनों ही करेगा। परंतु यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर केवल रोटेशनल मोशन करता है, घूर्णन गति करता है। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन आरपीएससी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 11 करते हैं, जो आते हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट थीटा इक्वल टू 30। तो जो आपको गिवन है, जो दिया गया है, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन दैट आपको क्या दे रखा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंगल विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र E कितना दे रखा है आपको, विद्युत क्षेत्र दे रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। हैव डाइपोल मोमेंट, आपके जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आपको बता रखा है, P कितना है, 4 × 10⁻⁹ कूलम × मीटर। देन फाइंड आउट टॉर्क। तो बताओ डाइपोल पे टॉर्क कितना लगेगा। तो आप जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सर P sin थीटा। सारी वैल्यू आपको पता है, थीटा E P रखेंगे, तो P कितना है 4 × 10⁻⁹, E कितना है आपके 5 × 10⁴ और sin 30। आपको sin 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, टेबल आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो अपन इसको देखेंगे तो 20 × 10⁻⁵, 9 में से 4 गए तो 10⁻⁵, और sin 1/10, ये कट गया इससे 10, तो आपके 10 × 10⁻⁵ न्यूटन × मीटर, या फिर इसको इसमें तो 10⁻⁴ जूल भी बोल सकते हैं, या फिर 10⁻⁴
न्यूटन इंटू ये आप इसमें जाओगे आप आंसर। तो इस प्रकार अपन टॉर्क के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P दे रखा है। कई आगे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें P आपको नहीं दिया हुआ होगा, परंतु चार उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी होगी, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या करोगे, पहले P की वैल्यू निकालोगे, फिर बाद में यहाँ पे पुट करके टॉर्क फाइंड आउट करोगे।